गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे बीए सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी, और बीए सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी में हम संसाधन भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं। और उसी के तहत हमने संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्रों का अध्ययन कर लिया था। आज संसाधनों का अध्ययन करेंगे। संसाधन क्या होते हैं, आज से यूँ समझ लीजिए हम जो विषय वस्तु है हमारी, उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। जो मेन चीज़ है उसी का अध्ययन आज से हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो समझिए संसाधन किसको कहते हैं और संसाधन क्या होता है, क्या नहीं होता, उन सभी के बारे में आज की इस कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, प्रकृति प्रदत्त वह उपहार संसाधन होता है जो मानव के कल्याण में उपयोगी हो। क्या हो? मानव के कल्याण में क्या हो? उपयोगी हो। मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति को करने में सक्षम हो और आर्थिक वृद्धि और विकास का साधन हो। ऐसी चीज़ों को ही संसाधन के नाम से जाना जाता है। प्रकृति प्रदत्त वह उपहार संसाधन होते हैं जो मानव कल्याण में उपयोगी है, मनुष्य की आवश्यकता को पूर्ति करने में सक्षम है, आर्थिक वृद्धि के साथ साथ विकास का साधन संसाधन कहलाते हैं। सिंपल सी भाषा में मानव के काम आने वाली हर चीज़ संसाधन है, जिससे मानव का विकास होता हो। मानव का विकास होता हो, मानव के काम में आने वाली वह चीज़, प्रत्येक चीज़ जिससे मानव का विकास होता हो, आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो, उसे ही संसाधन के नाम से जाना जाता है, उसे ही संसाधन कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध विद्वान जिम्मरमैन, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण संसाधन की परिभाषा दी है। वो विश्व प्रसिद्ध संसाधन की परिभाषा मानी जाती है इनकी। वो क्या है उसको भी देख लेते हैं। देखिए, जिम्मरमैन के अनुसार किसी वस्तु या किसी पदार्थ को संसाधन नहीं कहते, बल्कि उसकी क्रियाशीलता और उसकी गुणवत्ता को संसाधन कहा जाता है। क्या? किसी वस्तु या किसी पदार्थ को संसाधन नहीं कहते, बल्कि उसकी क्रियाशीलता और उसकी गुणवत्ता को संसाधन कहा जाता है। इसके दोहन के लिए मानव के पास तकनीकी और प्रौद्योगिकी उपलब्ध होनी चाहिए। अतः स्पष्ट है कि संसाधन होते नहीं हैं बल्कि बनाए जाते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो जिम्मरमैन ने कही है। इसको पल्ले के गांठ बांध करके रख लेना, यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट बात है, नोट करके रख लेना। संसाधन होते नहीं हैं, संसाधन बनाए जाते हैं। यानी कि मनुष्य के काम आएगा तब वो चीज़ संसाधन है। अगर वो चीज़ बेकार में पड़ी हुई है तो हमारे लिए वो संसाधन नहीं है। ठीक है, इसीलिए तो कहा ना, किसी वस्तु या पदार्थ को संसाधन नहीं कहते, बल्कि उसकी क्रियाशीलता और गुणवत्ता को कहते हैं। अगर उसकी क्रियाशीलता मानव उपयोगी है, यानी कि वो चीज़ मानव के उपयोग में आने वाली है, तो उसको संसाधन कहेंगे हम, अन्यथा उसको संसाधन नहीं कहेंगे। उसमें गुण होगा तो मानव के काम आएगी, अगुण होगा यानी कि उसमें कोई गुण नहीं होगा तो मानव के काम नहीं आएगी। इट मीन वो संसाधन नहीं हो सकती। तो जिम्मरमैन ने परिभाषा दी है, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। किसी वस्तु या पदार्थ को संसाधन नहीं कहते, बल्कि उसकी क्रियाशीलता और गुणवत्ता को क्या कहा जाता है? संसाधन कहा जाता है। इसको आपको अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, बस लास्ट में जो चीज़ है उसको ऐसे कैसे लिखना है कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनाए जाते हैं। ठीक है, संसाधन होते नहीं हैं, संसाधन क्या होते हैं? बनाए जाते हैं। इसके बाद देखिए, आगे देखते हैं जिम्मरमैन का क्रियात्मकतावादी सिद्धांत क्या कहता है। देखिए, जिम्मरमैन द्वारा संसाधनों के विश्लेषण के बाद इसके संदर्भ में सिद्धांत दिया गया था, जिसके मुख्य बिंदु निम्न। जिम्मरमैन का क्रियात्मकवादी सिद्धांत पूछा जा सकता है परीक्षा में। ठीक है, तो उसके लिए हमको तैयार रहना है। उसके लिए क्या आंसर बनता है, देखिए कि जिम्मरमैन द्वारा संसाधनों का विश्लेषण करने के बाद उसके संदर्भ में सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था, जिसके कुछ बिंदु है। उन बिंदुओं को हम देख लेते हैं। पहला बिंदु देखिए, जिम्मरमैन ने क्या कहा है। जिम्मरमैन ने कहा है कि संसाधन एक क्रियात्मक विचार है जो वस्तु या पदार्थ की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। बात समझ में आई? एक क्रियात्मक विचार है
विचार का नाम बतलाया है, किसी चीज़ का नाम नहीं, विचार का नाम बतलाया, जिम्बरमैन ने बतलाया, ठीक है। क्रियात्मक यानी कि उसमें कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, वो मनुष्य के किसी न किसी रूप में काम आना चाहिए, जो वस्तु या पदार्थ की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है। अगर वस्तु या पदार्थ क्रियाशील है, मानव के काम आने वाली है, तो ही वह संसाधन कहलाएगी, अन्यथा उसको संसाधन नहीं कहेंगे। अगर क्रियाशीलता है उसमें तो मानव के काम आ जाएगी और संसाधन बन जाएगी। अगर क्रियाशीलता नहीं है तो वो संसाधन नहीं बन पाएगी, ठीक है। किसकी क्रियाशीलता पर? पदार्थ की क्रियाशीलता पर निर्भर करती है। क्या? संसाधन का विचार। उसके बाद दूसरे पॉइंट में उन्होंने कहा है कि संसाधन गुणवत्ता को दर्शाता है। देखिए, अभी मान लीजिए आपके काम में आने वाली आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे आपके हाथ में जिस मोबाइल में अभी आप देख रहे हैं वो मोबाइल ही मान लीजिए, जिस लीड से आप कानों में सुन रहे हैं वो लीड या एयरफोन ही मान लीजिए, अगर उसमें गुण हैं, अच्छी क्वालिटी से आपको साउंड आ रहा है, मोबाइल में आप देख रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी से आपको मोबाइल में दिखाई दे रहा है जैसा कि आप चाहते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए संसाधन है। अगर आप मनचाही, आपको आवाज़ उससे नहीं मिल रही, लीड से आपको मनचाहा उसमें दिखाई नहीं दे रहा, तो आप क्या उसको इस्तेमाल करेंगे? उसकी क्रियाशीलता पर प्रश्न लगा देंगे आप, उसकी गुणवत्ता पर प्रश्न लगा देंगे आप, तो वो बेकार हो जाएगी आपकी चीज़। उसको आप कचरे के डिब्बे में फेंक देंगे या किसी को बेच देंगे, तो बेचने वाले की भी वो काम नहीं आएगी, ठीक है। वो कचरे के डिब्बे में ही जाएगी, कबाड़ा बन जाएगी, उसको ले जा करके डैमेज कर दिया जाएगा, तो वो हमारे लिए फिर संसाधन नहीं रहेगी। तो गुणवत्ता को दर्शाता है। बात समझ में आ गई ना आपको? अगर गुणवान चीज़ होगी, जिसके गुण हम जैसा चाहते हैं वैसे होंगे, तो वो हमारे लिए संसाधन है, ठीक है। आप जिस फर्श पे बैठ कर के अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आप जिस पुस्तक को हाथ में लेकर के लिख रहे हैं, वो सारी चीज़ें संसाधन है। अगर वो उनमें गुण नहीं होगा, अभी देखिए एक रफ़ कॉपी लाते हैं हम 10 रुपये की रफ़ कॉपी लेके आते हैं ना, उसमें थोड़े से पन्ने किस तरीके से होते हैं, उसमें पन्ने होते हैं थोड़े ख़राब होते हैं, यानी कि बहुत हल्के पन्ने होते हैं। उसको हम हमारी फेयर कॉपी में नहीं बनाते कभी भी, उसको लॉन्ग टाइम रखने के लिए कॉपी नहीं बनाते, उसको बस फेयर बुक की बनाते हैं, यानी कि जल्दीबाजी में किया गया कार्य या फिर किसी प्रश्न को सोल्व करना है तो सोल्व करने के लिए जो रफ़ कार्य करते हैं उसके लिए हम उसको बनाते हैं। तो वो उसकी गुणवत्ता में कमी है, उसको हम फेंक देते हैं, तो हमारे लिए संसाधन तो थी लेकिन रही नहीं अब। तो यही चीज़ है, यानी गुणवत्ता जिस चीज़ में होती है वो हमारे लिए संसाधन है। तो संसाधन किसके ऊपर निर्भर करता है? गुणवत्ता के ऊपर निर्भर करता है, और जब तक वो कार्य करता है तब तक हमारे लिए संसाधन भी रहता है। संसाधन प्रौद्योगिकी पर आधारित संकल्पना है। अब देखिए, ज़मीन के अंदर से जितनी भी चीज़ें निकाली जाती है, अगर वो मनुष्य के काम की है तो संसाधन है, नहीं है तो उसको बेकार पटक दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। अब देखिए, प्रौद्योगिकी पर आधारित कैसी है संसाधन? मान लीजिए हमने कच्चा माल निकाला, हमने बॉक्साइट निकाला, उस बॉक्साइट हमारे लिए संसाधन नहीं है। बॉक्साइट से जो एल्यूमिना बनाई जाती है, एल्यूमिना से जो एल्यूमिनियम बनाया जाता है, वो हमारे लिए संसाधन है। एल्यूमिनियम संसाधन है, बॉक्साइट थोड़ी। तो बॉक्साइट को एल्यूमिनियम बनाने के लिए हमको प्रौद्योगिकी से गुजारना होगा, टेक्नोलॉजी से गुजारना होगा। तो टेक्नोलॉजी पर आधारित संकल्पना है ये। किस पे? टेक्नोलॉजी पर आधारित संकल्पना है, प्रौद्योगिकी पर, तकनीकी पर आधारित संकल्पना है। संसाधन बुद्धिपरक होते हैं, संसाधन बुद्धिपरक होते हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है। यानी कि मानव अपनी बुद्धिमत्ता से संसाधनों का चयन करता है, ठीक है। मानव की बुद्धि जहाँ पे काम करती है वहीं पर वो उसी प्रकार के संसाधनों को काम में लेता है, यानी कि बुद्धि से परखता है मानव। एक तो थर्ड क्लास क्वालिटी की चीज़ है, एक फर्स्ट क्लास क्वालिटी की चीज़ है। थर्ड क्लास क्वालिटी की चीज़ को मानव क्यों लेगा, क्यों निकालेगा ज़मीन में से? जैसे पीट कोयला है, उसका उत्पादन ही नहीं किया जाता, मिलता तो है लेकिन वो हमारे लिए संसाधन नहीं है। बात समझ रहे? मानव की बुद्धि वहाँ पे काम आती है। मानव की बुद्धि काम ही आती है कि संसाधन तो ये भी हो सकता है, कोयला तो ये भी है, लेकिन ये कम क्वालिटी का है, इसको निकाला नहीं जाएगा। इस वजह से जो संसाधन प्रौद्योगिकी, ये संसाधन जो होते हैं वो बुद्धिपरक होते हैं, मानव की बुद्धि पर निर्भर करते हैं कि मानव किस तरीके का चाहता है, क्या चाहता है। संसाधन एक सांस्कृतिक विचार है। यदि किसी समूह के लिए वस्तु
संसाधन है, एक वस्तु संसाधन है, तो जल नहीं है। यदि किसी दूसरे समूह के लिए भी वह संसाधन उपयोगी है। देखिए, संसाधन क्या है, एक सांस्कृतिक विचार कहा है। किसने कहा है? जिम्मरमैन ने। उसने क्या कहा? यदि किसी समूह के लिए एक वस्तु संसाधन है तो जरूरी नहीं है कि वो दूसरे समूह के लिए भी उतनी ही उपयोगी हो। बात समझ में आ रही है ना? बात जैसे मान लीजिए कुछ लोगों को नहीं, अधिकतर लोगों को जींस पहनना पसंद होता है, ठीक है, और कुछ लोगों को जींस पहनना पसंद नहीं होता। तो हमारी संस्कृति है कि हम लोग जींस नहीं पहनते, और पश्चिमी सभ्यता की संस्कृति है, वो लोग जींस पहनते हैं। तो एक सांस्कृतिक विचार को भी जन्म देता है। अब जींस जो नहीं पहनते उनके लिए संसाधन नहीं है, और जो पहनते हैं उनके लिए संसाधन है। तो इट मीन, कहने का मतलब ये है कि एक सांस्कृतिक विचार है। यदि किसी समूह के लिए एक वस्तु संसाधन है तो ज़रूरी नहीं कि दूसरे के लिए भी वो संसाधन हो। बात समझ में आ रही है ना? अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बचपन से ही और बुढ़ापे तक, प्राचीन काल के जो लोगों की बात कर रहा हूँ, आपके दादा, आपके परदादा वाली बात कर रहा हूँ मैं, उनके लिए जो साइकिल थी वो एक प्रमुख संसाधन थी, ठीक है। और हमारी लगभग जस्ट हमसे पहले वाली पीढ़ी, हमारे पापा वाली पीढ़ी भी, ठीक है, वो वाली पीढ़ी भी क्या है, साइकिल पर आधारित थी। उनके लिए साइकिल एक महत्वपूर्ण संसाधन था। लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए साइकिल महत्वपूर्ण संसाधन नहीं रहा। बात समझ रहे हैं ना आप? उसके लिए बाइक्स है, तरह तरह की बाइक्स है, मोटर गाड़ियाँ हैं, तमाम तरीके की चीज़ें उसके लिए संसाधन हैं। लेकिन उसके लिए साइकिल संसाधन नहीं है, क्योंकि वो साइकिल को यूज़ ही नहीं करेगा, साइकिल उसके काम की नहीं है। तो इस तरीके से संसाधन सांस्कृतिक विचारधारा है, एक सांस्कृतिक विचार है जिसके लिए जो चीज़ उपयोगी है वो उसके लिए संसाधन है। ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ दूसरे के लिए भी उपयोगी हो। तो इस तरीके से संसाधन के बारे में विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं। आगे देखते हैं संसाधनों के बारे में और क्या चीज़ें हैं। संसाधनों में प्रतिरोध भी हो सकता है। क्या बताया है आगे? संसाधनों में प्रतिरोध भी हो सकता है, जिसे विज्ञान और तकनीकी के आधार पर कम किया जा सकता है। क्या हो सकता है? प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध का मतलब होता है संसाधन कुछ ऐसे होते हैं जो मानव के उपयोगी नहीं होते, लेकिन मानव क्या है, उन प्रतिरोधों को, उनकी कमी को दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी का काम करता है, और टेक्नोलॉजी के आधार पर उनकी जो कमी है उनको दूर करके मानव वापस अपने लिए उपयोगी बना लेता है उनको। तो इस बात में यही समझाया गया है कि संसाधनों में प्रतिरोध हो सकता है, यानी कि मानव के यूज़ करने के विरोध में हो सकते हैं कुछ संसाधन, लेकिन मानव टेक्नोलॉजी के आधार पर उनको भी, उनके विरोध को कम कर सकता है, विज्ञान के आधार पर कम कर सकता है, और इस तरीके से उन चीज़ों को भी मानव अपने उपयोग में ले सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो संसाधनों के बारे में जिम्मरमैन द्वारा कही गई थी, ठीक है। अब हम देखते हैं संसाधनों के वर्गीकरण को। संसाधनों का वर्गीकरण क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, संसाधनों को उनके जीवन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, यानी कि संसाधनों में जैविकता पाई जाती है या नहीं पाई जाती, उस आधार पर संसाधनों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है गुरुजी। कौन कौन से दो भाग हैं? एक तो जैविक संसाधन है और एक अजैविक संसाधन है, ठीक है। एक तो जैविक संसाधन है और एक अजैविक संसाधन, यानी कि ऐसे संसाधन जिसमें जीवों का कुछ अंश पाया जाता है, जैसे कि वन है, पशुधन है, समुद्री जीव है, और साथ ही साथ मानव है। इन सभी को जैविक संसाधनों के अंतर्गत शामिल किया गया है। इसमें पक्षी को भी ले सकते हैं, पशुधन में आ गया है वो, पशु पक्षी दोनों। अजैविक संसाधनों में जिसमें जीव नहीं पाया जाता, जीवांश नहीं पाया जाता, चट्टान है, मिट्टी है, खनिज है, जल है, वायु है, ये तमाम तरीके की चीज़ें अजैविक संसाधनों के अंतर्गत शामिल की जाती है।
क्लियर है। संसाधनों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, अजैविक संसाधन और जैविक संसाधन। अजैविक में जिनमें जीव नहीं पाया जाता, जैसे मिट्टी है, चट्टानें हैं, शैलें हैं, खनिज है, वायु है, जल है, मिट्टी, ये सारी चीज़ें। और जैविक में जिनमें जीवों का अंश पाया जाता है, वनस्पति है, जीव जंतु है, पशु पक्षी है, मानव खुद है, इन सभी चीज़ों को जैविक संसाधनों के अंतर्गत रखा गया है। अब आप उनको ये तो चीज़ें पता ही होगी कि संसाधनों को उपयोग के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। ये प्राचीन काल से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। प्राचीन काल से आई मीन बहुत पुराने समय से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। नव्यकरणीय संसाधन और अनव्यकरणीय संसाधन, ये बहुत इजी चीज़ें हैं। देखिए, आपने कक्षा 8 में भी पढ़ा होगा इनको, फिर शायद कक्षा 10 के सामाजिक ज्ञान में भी पढ़ा होगा, फिर आपने 12 में जब ली होगी ज्योग्राफी तो तब भी पढ़ा होगा, और अब भी पढ़ रहे हैं। और संसाधनों के बारे में, इनके बारे में आपने दूसरे विषय में भी पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। नव्यकरणीय अनव्यकरणीय संसाधन पुनर्उपयोग के आधार पर बांटा गया है इनको। देखिए, पुनर्उपयोग किसको बोलते हैं? दोबारा जिसका उपयोग किया जा सके। नव्यकरणीय संसाधन तो ऐसे होते हैं जिनको दोबारा बनाया जा सकता है। अनव्यकरणीय संसाधन ऐसे होते हैं जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इसको हम डायग्रामेटिकली तरीके से लिख सकते हैं, बहुत आसान है। डायग्रामेटिकली तरीके से कैसे लिख सकते हैं गुरुजी? देखिए, ऐसे लिख सकते हैं हम, ये यहाँ पर लिख देंगे हम संसाधनों के प्रकार, संसाधन। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम ये तीर का चिन्ह लगा देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर एक तीर का चिन्ह ये, दूसरा तीर का चिन्ह ये। यहाँ पे हम लिख देंगे नव्यकरणीय, नव्यकरणीय, और यहाँ पे लिख देंगे हम अनव्यकरणीय। ठीक है, इस प्रकार से दो प्रकार से हम लिख सकते हैं, नव्यकरणीय और अनव्यकरणीय संसाधन। ऐसा बना सकते हैं आप, बनाना चाहो तो, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। वे संसाधन जिन्हें प्रकृति में पुनः उत्पादित किया जा सकता है नव्यकरणीय संसाधन कहलाते हैं। सामान्यतः इन संसाधनों की उपलब्धता निरंतर रहती है, यानी कि हमेशा रहती है। मानवीय प्रयासों से इन्हें निरंतर उपयोग किया जा सकता है। इन संसाधनों में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि निरपेक्ष तथा वृक्ष, फसलें, मत्स्य और इसमें मानव संसाधन भी नव्यकरणीय है। यानी कि मानव अगर मर जाता है तो दोबारा पैदा भी किया जा सकता है मानव को। ठीक है, उसी को नहीं पैदा किया जा सकता, लेकिन उस जैसा पैदा किया जा सकता है। ठीक है, ये सभी हम जानते हैं। तो जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधे और कुछ फसलें, इसके अलावा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायो एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा, इस सारी एनर्जीज़ जो है ये भी क्या है, नव्यकरणीय संसाधनों के अंतर्गत शामिल की जाती है। इसमें अगर संसाधनों में एक चीज़ की बात की जाए तो प्लास्टिक भी इसमें नव्यकरणीय संसाधन के अंतर्गत मानी जाती है। ठीक है, दूसरा देखते हैं अनव्यकरणीय संसाधन क्या होता है। अनव्यकरणीय संसाधनों के अंतर्गत वे संसाधन जिन्हें प्रकृति में पुनः उत्पादित नहीं किया जा सकता, दोबारा बनाया नहीं जा सकता एक बार ख़त्म होने के बाद, जिस रूप में वे प्राप्त होते हैं उन्हें, जिस रूप में वे प्राप्त होते हैं उसी रूप में उनको बनाया नहीं जा सकता, उन्हें अनव्यकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे ईंधन बोले तो मानव के जलाने के लिए जो भी चीज़ें होती हैं। खनिज आप सभी समझते हो, अगर कोयला ख़त्म हो गया तो हम दोबारा उसको नहीं बना सकते। लकड़ी वाला कोयला नहीं, ज़मीन में से निकलने वाला। पेट्रोल ख़त्म हो गया, डीजल ख़त्म हो गया, खनिज ख़त्म हो गए, ईंधन ख़त्म हो गया, ये सारी चीज़ें अगर ज़मीन के अंदर जो भंडार है उसमें से ख़त्म हो गई तो हम इनको बना नहीं सकते, हमको इनके बग़ैर ही जीना पड़ेगा। ठीक है, हमको क्या है, इनके बग़ैर ही जीना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो संसाधनों के अंतर्गत हमने आज पढ़ी है। हमने देखा है, संसाधनों की परिभाषा देखी है, जिम्मरमैन ने क्या कहा है, संसाधनों के कुछ विशेष बिंदुओं को समझा है,
जिम्मरमैन के अनुसार ही संसाधनों के प्रकार पड़े हैं, जैविक और अजैविक। इसके बाद संसाधनों को पुनरुपयोग के आधार पर संसाधनों के प्रकार पड़े हैं, अनव्यकरणीय और नव्यकरणीय संसाधन। तो उम्मीद है आज आपको जितना मैंने समझाया है उतना आपको ऐसे के ऐसे ही समझ में आया होगा। आपने नोट्स भी बना रहे होंगे आप। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे आपसे फिर कल एक नए बिंदु तो नहीं, इसी के कुछ और बातों के बारे में। संसाधनों की वितरण के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया उसके आधार पर भी हम कल की चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।